Mic check, check, check. Okay, I'll just call Prasad. Mic check, check, check. Some students are saying it is perfect, some are saying it is not. Please let me know. It's clear, na? Okay. It's clear. Okay. That's nice. Okay, so very good afternoon to all my dear friends. Yesterday we had done the rules relating to acceptance of a contract. All the rules that are required for a valid acceptance. साथ ही साथ हमने एक छोटा सा टॉपिक भी किया था relating to communication of offer, revocation of offer. हमारा एक आखिरी टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में बचा हुआ है and that is communication of acceptance and revocation of acceptance. ये जो टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, दिस आई विल बी डूइंग आफ्टर सम फ्यू डेज. ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से मैं चाहती हूं यू शुड गेट अ लिटिल मोर ग्रास्प ऑन दिस पर्टिकुलर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आफ्टर विच वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो करेंटली आई एम कीपिंग दिस टॉपिक ऑन पेंडिंग. कौन सी चीजें बची हुई है सुन लो आप अच्छे से. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. ये टॉपिक कुछ दिनों बाद किए जाएंगे, सो डोंट वरी. करेंटली यू ऑल्सो कीप इट ऑन पेंडिंग मोड ओनली. जब सही समय आ जाएगा दैट टाइम आई विल कम बैक टू दोज टॉपिक्स. Currently, I am starting with unit number 2 of the Indian Contract Act, which is relating to consideration. तो मैं चाहती हूं आप लोग सब आ जाओ आपके चार्ट बुक के पेज नंबर 1.6 पे. ओके, पेज नंबर 1.6 पे आ जाइए और यूनिट नंबर 2 जो है कंसिडरेशन से रिलेटेड, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं. सबसे पहली बात तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कंसिडरेशन, ये जो शब्द है कंसिडरेशन, इसको लैटिन में क्या बोलते हैं एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंसिडरेशन? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कंसिडरेशन इस शब्द का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंसिडरेशन? कम ऑन टेल मी. I'm waiting for your answers. What do you mean by the word consideration? Please tell me. And what is the Latin word for consideration? Come on, fast, fast and not slow, slow. Everyone. Very good. Arsh, Samad and Jitesh, Raghav and Nishant. क्या बात है? Today all the boys are really very active in the class. Consideration का Latin word जो होता है that is quid pro quo. क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न. तो जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हाट हैपेंस इज एक चीज के बदले में आपको दूसरी चीज मिलती है. तो जो चीज आपको मिल रही है, ओके, उसी को कहते हैं एज द कंसिडरेशन फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आमिर अपनी गाड़ी बेच रहे जिसके बदले में उनको 50 लाख मिलने वाले हैं. वॉट एवर ही इज गेटिंग in return, what is he getting in return? 50 lakh rupees is the consideration for Amir Khan. Whereas Shahrukh Khan 50 lakh रुपए दे रहे जिसके बदले में in return he is getting the car. तो उनके लिए consideration for the contract will be the car. So whatever you get in return is the consideration for you. इसी consideration शब्द का Latin word जो है उसको कहते हैं quid pro क्यों. अब यही कंसिडरेशन के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो आज इस यूनिट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहली बात तो लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम कंसिडरेशन इस शब्द को समझने की कोशिश करें तो कंसिडरेशन का मतलब होता है इट इज अ प्राइस दैट इज टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द
promisor. So whatever thing you are giving in return of what you have promised, okay, is known as consideration. बट इसी कंसिडरेशन की एक लीगल डेफिनेशन है. ये लीगल डेफिनेशन में रीड करना चाहती हूं. आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कंसिडरेशन. सिर्फ रीड कर रही हूं, फिर इस डेफिनेशन को हम लोग बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करने वाले हैं. देखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstaining from doing something, such act or abstinence or promise is called as a consideration for the promise. अब सबसे पहली बात तो आप देखोगे यहां पे दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है. You are doing something or you are abstaining from doing something. You had done something or you had abstained from doing something. Or you are promising to do something or you are promising to abstain from doing something. इससे ये चीज समझ में आती है that consideration can be for doing something or consideration can also be from abstaining from doing something. In short, consideration can be positive और इट कैन बी नेगेटिव. कुछ करने के लिए आप कंसिडरेशन दे सकते हो या कुछ ना करने के लिए भी आप कंसिडरेशन ऑफर कर सकते हो. हाँ, तो जब करने के लिए आप कंसिडरेशन देते हो उसको कहते हैं एज पॉजिटिव कंसिडरेशन, और कुछ ना करने के लिए अगर आप कंसिडरेशन देते हो इट इज नोन एज अ नेगेटिव कंसिडरेशन. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, आमिर ने अपनी गाड़ी दी है जिसके बदले में शाहरुख ने 50 लाख रुपए देने के लिए प्रॉमिस किया है. अब यहां पे दोनों भी पार्टीज के साइड पे कुछ करने के लिए वादा किया जा रहा है. मैं गाड़ी दूंगा, आप पैसे देना. This consideration is for doing something. It is positive consideration. But my dear friends, consideration can sometimes also be negative in nature. You can also abstain yourself from doing something in return of getting something else. जैसे कि ये example मैंने already 2 बार आपको सिखा दिया. Now this is the 3rd time we are doing this example. Okay, यहाँ पे क्या हुआ है, टॉम और जेरी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से जेरी टॉम को कह रहा है, हे टॉम, डू नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी फॉर 6 months, जिसके बदले में आई विल गिव यू एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000. मेरे अगेंस्ट केस ना फाइल करने के लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा. अब यहां पे ना करने के लिए यू आर एब्सटेनिंग योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसी के बदले में आपको कुछ मिल रहा है इन रिटर्न. सो दिस इज अ नेगेटिव कंसिडरेशन. तो पॉजिटिव कंसिडरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव कंसिडरेशन भी हो सकता है, और उसी चीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. और यही 3 हिस्से जो है अगर आप रियलाइज करोगे आर योर 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट as well as future tense. So yes, my dear friends, consideration can be past, consideration can be present, and consideration can also be future in nature. इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट याद रखना डेफिनेशन तो वही चीज कहती है कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी फ्यूचर इन नेचर. Along with that, if you look into the definition says that the consideration moves at the desire of the promisor. It moves at the desire of the promisor. So basically consideration must be offered by the promisee or the third party at the request of the promisor. So consideration must move at the request, at the desire of the promisor. Getting this or no, my dear friends? Yes. अब देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है. इनफैक्ट एक्ट तो कहती है, ये आपने सेक्शन नंबर 10 में ही देखा था. क्या था सेक्शन नंबर 10? सेक्शन नंबर 10 वाज रिलेटिंग टू द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्या था सेक्शन नंबर 10? सेक्शन नंबर 10 वाज टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. उसी में लिखा था कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है,
प्लस कंसिडरेशन लॉफुल होना भी जरूरी है। और उसी में मैंने आपको बताया था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, जहां पे एक साइड पे हमने जनरल रूल देखा है, क्या देखा है हमने जनरल रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसी जनरल रूल के है कुछ exceptions. Let us look into those exceptions first, then we will look into the legal rules regarding consideration and also privity of contract. सबसे पहले मैं आई हूं यहां पे directly मतलब कहां पे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस पे मैं आई हूं। इसका क्या मतलब होता है जब मैं कहती हूं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है, जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूं, इसका यह मतलब होता है ये 7 पॉइंट्स जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, ये 7 पॉइंट्स जो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूं, यहां पे इन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला पॉइंट देखिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज and these two parties are into a near relationship with each other. near relationship मतलब क्या क्या हो सकता है, आप आपके पापा, आप आपकी मम्मी, भैया और दीदी, या तो फिर हस्बैंड एंड वाइफ। मैम मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम लोग भी बहुत क्लोज है एक दूसरे से, कैन वी बी कंसिडर्ड टू बी इन अ नियर रिलेशनशिप? नो माय डियर फ्रेंड्स, नियर रिलेशनशिप विल बी अकॉर्डिंग टू लॉ। तो यही जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं उन्हीं को हम नियर रिलेशनशिप में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नो मैटर हाउ क्लोज यू आर टू योर गर्लफ्रेंड विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस एक्सेप्शन, ओके। तो नाउ हाँ यस गौरव, फादर एंड सन और से फादर एंड डॉटर, husband and wife or brother and sister, okay, all these are what, these are near relationships. तो सुनो ना मेरी बात, दो पार्टीज है and these two parties are in a near relationship to each other, they are, हे भगवान गौरव, राधे राधे, कितने वाहियात हो आप लोग, संभालो अपने आप को। सुनो ना मेरी बात, यहां पे you are into a near relationship with each other and you have natural love and affection between you all, और आपने आपके बीच के कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में रखा है और उसे रजिस्टर करवाया है अंडर द लॉ, then such a contract is going to be a valid contract in the eyes of law. जैसे कि say for example, okay, say for example, आपको याद है मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था विराट और अनुष्का का, तब आपने कहा था मैम वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है बिकॉज इट इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। अब देखो, अगर आप ऐसे अग्रीमेंट्स को एनफोर्स करना चाहते हो इन द आईज ऑफ लॉ, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल रहेंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, बट व्हेन विल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स बी एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ? जब माय डियर फ्रेंड्स दोनों भी पार्टीज जो है, दोनों भी पार्टीज आर इन अ नियर रिलेशनशिप। तो यस, विराट एंड अनुष्का आर इन अ नियर रिलेशनशिप। डू दे शेयर नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स? यस। बट अब ये जो वादा जो विराट ने अनुष्का को किया था कि हे अनुष्का, आज हमारी एनिवर्सरी के दिन पे आई विल गिफ्ट यू अ डायमंड रिंग, इस केस में माय डियर फ्रेंड्स अगर ये राइटिंग में होता और अगर ये कानूनी तौर पे रजिस्टर्ड होता अंडर द आईज ऑफ लॉ, देन माय डियर फ्रेंड्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन एनफोर्सेबल इवन इफ देयर इज नथिंग दैट अनुष्का इज गिविंग इन रिटर्न टू विराट। विराट ने तो प्रॉमिस कर दिया कि हे अनुष्का मैं तुझे ये डायमंड की रिंग दे रहा हूं, बट उसके बदले में विराट को कुछ नहीं मिल रहा है। इन रिटर्न he is not getting anything. तो अब ऐसे केस में there is no consideration that is flowing from Anushka's side to Virat's side.
But still, even if there is no consideration flowing from Anushka to Virat, still the contract will remain to be a valid contract. Why will it remain to be a valid contract? Because it is falling under the first exception, and that is when two parties are into a near relationship. They have natural love and affection. The contract is in writing and it is also registered in law. Then this written and registered agreement based on near relationship and natural love and affection between the parties, this contract will be enforceable even if there is no consideration between the parties. वापस से सुनो ना मेरी बात, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है, और हम लोग इस बेसिस पे है कि आप लोग नियर रिलेशनशिप में हो और आपके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम अनुष्का साइड to Virat's side, still this contract will be considered as a valid contract. तो पहला exception to no consideration, no contract is when there is natural love and affection between the two parties. Next, point number 2, compensation for past voluntary services. Underline the word past voluntary services. Past voluntary services. अब देखो यहां पे क्या हुआ है, किसी पर्सन ने कुछ काम किसी और के लिए ऑलरेडी कर लिया है. किसी पर्सन ने किसी और के लिए काम ऑलरेडी कर लिया है, मतलब बेसिकली योर सर्विस वॉज अ पास्ट सर्विस, और ये जो सर्विस आपने पास्ट में दी है, इट वॉज वॉलंटरी इन नेचर. ये जो सर्विस आपने पास्ट में दी है, इट इज वॉलंटरी इन नेचर. ये जो सर्विस आपने पास्ट में दी है, इट इज माय डियर फ्रेंड्स वॉलंटरी इन नेचर. वॉलंटरी मतलब क्या? स्यू मोटो, खुद होके ये काम आपने किया है, किसी के दबाव में आके या किसी के बोलने में या किसी कोई आपको इन रिटर्न कुछ दे रहा है, उस ख्याल में आपने ये काम नहीं किया है. यू हैव डन दिस एक्ट ऑन योर ओन बिकॉज यू वॉन्टेड टू डू इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. अब आपने ये काम ऑलरेडी कर दिया है, जिसके बदले में अब कहा जा रहा है, जिसके बदले में अब कहा जा रहा है कि आपको कुछ हम रिवॉर्ड देना चाहते हैं. तो आज जब हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसके बदले में आप वापस से कुछ नहीं करने वाले हैं. हमने रिवॉर्ड दिया ही है फॉर योर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. देन इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड इन नेचर. जैसे कि आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. देखो यहां पे क्या हुआ है. से आपकी एग्जाम्स हो गई फाउंडेशन की, और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ से, बोल रहे कि क्या यार पिछले 1-1.5 साल से मैं घर में ही बैठा हूं, कहीं बाहर नहीं गया, कुछ सोशल लाइफ नहीं, कुछ नहीं. अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोरोना भी नहीं रोकेगा. आई वांट टू गो टू गोवा ऑन अ वेकेशन. ओके, सो नाउ यू वेंट फॉर अ वेकेशन इन गोवा. वहां पे आप ऐसे ही बीच पे टहल रहे थे और आपने देखा कि एक बच्चा जो है वो डूब रहा है उस समंदर में. ओके, तो ये आप हो और आप देख रहे हो ये बच्चा जो है वो समुंदर में डूब रहा है. बचाओ बचाओ, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, वो चिल्ला रहा है. जैसे ही उस बच्चे को आप डूबते हुए देखते हो, ऑब्वियसली एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट यू डू इज यू गो एंड यू सेव दैट चाइल्ड. अब ये देखो, ये जो काम आपने किया है, ये आपने वॉलंटरीली किया है. बच्चे को बचाने के बाद आपको कुछ इन रिटर्न मिलेगा, इस उम्मीद में आपने नहीं किया है. Morally, you felt that you should save that child and thus you saved the child. अब जैसे ही आप बच्चे को बचा लेते हो, बच्चे के जो पिताजी है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरे इकलौते बच्चे को आपने बचा लिया, धन्यवाद. इतने खुश हो जाते हैं कि वो कहते हैं आई वॉन्ट टू गिव यू 5 लाख रुपीज फॉर वॉट यू हैव डन. अब देखो, ये जो रिवॉर्ड आज सेठ जी ने अनाउंस किया है, दिस वॉज फॉर योर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. अभी 5 लाख के बदले में आप कुछ भी नहीं करने वाले हो. स्टिल it is considered as a valid consideration and the contract will remain to be a valid
contract. So any compensation that you have received, कोई कह रहा है मैम मैं जाऊंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा, तो मत जाना बेटा आप, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. तो सुनो ना मेरी बात, फिर आप गोवा मत जाओ बेटा, आप कश्मीर जाओ, ठीक है. सुनो मेरी बात. So any services that you have rendered voluntarily, okay, in the past for which you are getting compensation right now will be considered valid in nature and you can accept that consideration. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 जो है टाइम बार डेट, मैं पढ़ाऊंगी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आखिरी में मैं वो पढ़ाऊंगी टाइम बार डेट. पहले आ जाओ पॉइंट नंबर 4 एंड दैट इज एजेंसी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी माय डियर फ्रेंड्स? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो एजेंसी का क्या मतलब होता है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी? आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स. Do you have any idea about agency? Joint venture like. आप लोग उसी के बारे में अभी तक डिस्कशन कर रहे हो, बताओ ना मुझे. गौरव आपको बड़ा पता है गोवा में कौन सी सारी जगह है घूमने के लिए. बोलिए ना मुझे, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एजेंसी? ओके, हिमांशु कह रहा है एजेंसी मीन्स व्हेन एजेंट डज द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, पीपल forming group and starting something together, it is an association, that is not an agency. Yes, when an agent is working for somebody else, okay, so when one person works on behalf of somebody else, it is known as a contract of agency. तो सुनो ना मेरी बात, यहाँ पे क्या हुआ है, listen to me. एजेंसी मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन किसी और के बिहाफ के लिए काम करता है, इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. व्हेन वन पर्सन डज एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स, इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूं, जैसे कि देयर इज अ रियल एस्टेट एजेंट. अब से फॉर एग्जांपल स्टूडियो जो है, इसी क्लासरूम का स्टूडियो जो है करंटली अभी रेंट पे है, मुझे उसको लेना है, not on rent, but I want to purchase it. I don't want to continue the rent agreement, but I want to purchase that particular studio. अब ऐसे केस में my dear friends, जब मुझे वो particular studio को खरीदना है, I appointed a real estate agent और मैंने एजेंट को कहा, हे एजेंट, क्या तुम इस क्लासरूम के, इस स्टूडियो के ओनर से बात करके मेरी डील फिक्स करा सकते हो टू परचेज दिस क्लासरूम? अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, जब ये जो रियल एस्टेट ब्रोकर है या एजेंट है, ये डील फिक्स कराता है और मेरे नाम पे ये स्टूडियो को खरीदता है, ये पर्सन जो है इज माय एजेंट एंड आई एम हिज प्रिंसिपल. जो किसी और के लिए काम करता है वो एजेंट होता है, और जिसके लिए काम किया जा रहा है उसे कहते हैं एज द प्रिंसिपल, और इसी रिलेशनशिप को कहते हैं एज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी. अब देखो, जब मैंने एजेंट को अपॉइंट किया, जब मैंने एजेंट को अपॉइंट किया, देयर वाज नो कंसिडरेशन दैट मूव्ड फ्रॉम मी टू हिम और फ्रॉम हिम टू मी इमीडिएटली. मैंने सिर्फ एजेंट की तरह उनको अपॉइंट कर दिया है और कह दिया है कि मेरे लिए इस स्टूडियो को आप खरीद लीजिए.
when you create an agency there is no consideration that moves on. हाँ, let me tell you one thing, but बाद में वो ब्रोकर जो है मेरे लिए ये स्टूडियो को खरीदेगा. सो कंसिडरेशन हैज फ्लोन फ्रॉम हिज साइड टू माई साइड इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड, और उसके बदले में मैं उनको कमीशन दूंगी ना, मैं उनको ब्रोकरेज दूंगी, तो मेरे साइड से भी कंसिडरेशन उन तक पहुंच रहा है. बट पते की बात यह है that when you created agency there was no consideration that moved on. Later on consideration flows from the agent to the principal and from the principal to the agent. For creating agency there is no consideration that is necessary. तो देखो point number 4 भी वही कहता है, no consideration is necessary to create an agency. Underline the word to create an agency. To create an agency there is no consideration that is required. There is no consideration required to create an agency. मैं चाहती हूं आप एक सेंटेंस वहां पे लिख दो, देयर इज नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी. बराबर, वेरी गुड. किसने दिया है मुझे? काजल. वेरी गुड काजल. काजल ने कहा मैम लाइक कंसाइनमेंट. यस काजल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. जहां पे कंसाइनमेंट में भी दो पार्टीज होते हैं, कंसाइनर, कंसाइनी. कंसाइनर प्रिंसिपल है और कंसाइनी एजेंट है. यहां पे कंसाइनी गुड्स को बेच रहा है बट खुद के लिए नहीं बेच रहा है, किसी और के लिए बेच रहा है, और ये जो कोई और है उसको कहते हैं कंसाइनर, जो होगा प्रिंसिपल, और कंसाइनी जो है उसको माना जाएगा एज द एजेंट. तो जब कभी भी कंसाइनी मतलब एजेंट किसी और के लिए काम करता है, मतलब कंसाइनर के लिए काम करता है, मतलब प्रिंसिपल के लिए काम करता है, उसी को कहा जाता है एज अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी. इसी एजेंसी को क्रिएट करने के लिए देयर इज नो कंसिडरेशन दैट इज रिक्वायर्ड. बट अब मैं चाहती हूं आप ये लिख दो, कंसिडरेशन लेटर ऑन फ्लोज from principal to agent in the form of commission and from agent to principal in the form of services being rendered. तो हाँ काजल, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया, थैंक यू सो मच. तो देखो, जब कंसाइनर ने कंसाइनी को अपॉइंट किया, क्रिएट हुआ एजेंसी, तब किसी के भी साइड से कंसिडरेशन फ्लो नहीं हुआ. हमने यहां पे कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशनशिप बना दिया, एजेंसी क्रिएट हो गई, बट तब कंसिडरेशन फ्लो नहीं हुआ. बाद में कंसाइनी जो है गुड्स को कैश में बेचेगा, क्रेडिट में बेचेगा, कैश लाएगा, डिपॉजिट करेगा, अब वो सर्विसेज दे रहा है. सो कंसिडरेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल, और ऑब्वियसली ये सारा काम होने के बाद, हिसाब किताब करने के बाद, प्रिंसिपल भी मतलब कंसाइनर भी कमीशन देगा कंसाइनी को, बट दिस हैपेंस लेटर ऑन. जहां तक क्रिएशन की बात है, देयर इज नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एंड एजेंसी. क्या बात है, यू ऑल आर सेइंग दैट इट इज क्लियर. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. मैं सिर्फ चाहती हूं आप एक सेंटेंस लिख दो, लेटर ऑन कंसिडरेशन मे फ्लो फ्रॉम प्रिंसिपल टू एजेंट एंड from principal to agent in the form of commission and from agent to the principal in the form of services being rendered. Okay, very good. In the form of services being rendered. Next point, completed gifts. Okay, so if one person has given a gift to another person, gift given, completed gift, gift given does not require anything in return. वही तो कॉन्सेप्ट होता है ना गिफ्ट का. तो से फॉर एग्जाम्पल कल सर की और मेरी एनिवर्सरी थी, आपने मुझे और सर को कुछ गिफ्ट दे दिया.
अब जब आपने सर को और मुझे कुछ गिफ्ट दिया है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अस कि मैम हमने अभी आपको गिफ्ट दे दिया, चलो अभी आप हमको पार्टी दो. It doesn't work like that. Okay, so a completed gift does not require any consideration. याद रखना, completed gift मतलब a gift already given. A promise to give a gift is not valid in the eyes of law. The gift should be a completed gift. मतलब gift आपने दे दिया है. Okay, so you give a nice perfume set to both of us. Completed gift या वॉलेट का हिज एंड हर का आपने हमें एक सेट दिया है. अब ऐसे केस में कंप्लीटेड गिफ्ट जो है उसके लिए यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन return. It does not require any consideration. Next. Point number next. Bailment. Do you all know anything about bailment? खैर बेलमेंट के बारे में हम लोग इंटर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट क्या अभी आपको बेलमेंट के बारे में कुछ पता है? प्लीज लेट मी नो. बेटा रिटर्न गिफ्ट अगर हम चाहे सी मोटो हम आपको दे सकते हैं, बट लीगली वी आर नॉट बाइंडेड टू गिव यू अ रिटर्न गिफ्ट. समझने की कोशिश करो. मैं ये नहीं कह रही हूं मॉरली वी विल गिव यू समथिंग, मैं कह रही हूं लीगली वी आर नॉट बाउंड टू गिव यू अ रिटर्न गिफ्ट, है ना. आप गिफ्ट दो ना हमें, प्यारे प्यारे बड़े बड़े. वैसे भी हम कितने गरीब हैं आपको पता ही है. आई विल गिव यू अ रिटर्न गिफ्ट. बेलर बेली आप लोग, अच्छा ठीक है, बेलमेंट के पार्टीज बेलर बेली होते हैं, बट व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट ऐसा पूछा है मैंने. हाँ किसी का शायद आया है, रमेश का, फिजिकल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स. कार को रेंट पे लेना पुलकित कह रहा है. ओके हायरिंग ऑफ गुड्स. ओके फाइन, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको बेलमेंट का पता है. सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. हाँ ये देखो ना एक बार, कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब गिफ्ट गिवन. अ गिफ्ट गिवन इज वैलिड इन nature and requires no consideration, but promise to give a gift is void agreement and not valid as there is an uncertainty. एक काम करो ना, ये छोटा सा हिस्सा लिख दो. promise to give a gift is void agreement and completed gift is valid, requires no consideration. Write this down, I'm giving you a minute.
ओके हाँ तो सुनो ना, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर. बेलमेंट का ये मतलब होता है व्हेन वन पार्टी, ओके यहां पे देखो ना, सुनो यहां पे क्या हुआ, व्हेन वन पार्टी इज ट्रांसफरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू समबडी एल्स. व्हेन वन पार्टी इज transferring the possession of the goods to somebody else for a particular purpose, it is known as a bailment. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, आपकी कार आपके फ्रेंड को दी है फॉर से टुडे इवनिंग. आपने आपकी कार जो है आपके फ्रेंड को दी है आज शाम के लिए. यहां पे आपकी कार, आप ओनर हो इन गुड्स के, आपने इन गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर किया है. क्या ट्रांसफर किया? पोजेशन ट्रांसफर किया. आपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर किया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. और ये पर्पस क्या है? यूसेज ऑफ द गुड्स. और जैसे पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, द गुड्स विल बी रिटर्न्ड बैक टू द ट्रू ओनर. मतलब जैसे ही आज शाम को आपका फ्रेंड जो है से फैमिली ट्रिप के लिए कहीं बाहर जाने वाला था, लोनावला जाने वाला था पुणे से, और फिर अगली सुबह वो आने वाला था, तो जैसे ही वो आ जाता है वापस से फैमिली को लेके, ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स ही विल ऑब्वियसली रिटर्न द कार बैक to you. This contract is known as a contract of bailment. Getting this or no, my dear friends? So when one party, who is this one party? Owner of the goods, is transferring the possession of the goods to somebody else. Who is this somebody else? Bailee, possessor, for a particular purpose. As soon as the purpose is over, the goods are returned back to the owner. Such a contract is known as a contract of bailment. बहुत सारे बच्चों ने मुझे एग्जाम्पल्स भी दिए. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. जैसे टेलर को आपके क्लोथ्स देना स्टिच करने के लिए, आपका ये शर्ट मटेरियल है जो आपने टेलर को दिया है उसको शर्ट में बनाने के लिए. जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है, तो यहां पे पर्पस क्या है? मॉडिफिकेशन. क्या मॉडिफाई करना है? शर्ट मटेरियल को शर्ट में मॉडिफाई करना है. ही विल रिटर्न द गुड्स बैक टू यू. गेटिंग दिस और नो, माय डियर फ्रेंड्स? या क्लोथ्स को ड्राई क्लीनिंग के लिए देना, स्टीम प्रेस के लिए देना. व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज नथिंग बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. अब यहां पे एक्ट कहती है आपके बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन ना भी है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि आपने आपके फ्रेंड को आपकी गाड़ी दी है एक शाम के लिए या एक दिन के लिए, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. दिस इज naturally that is coming out because of your friendship that you are sharing with your friend. You are not going to expect anything in return. Even if, अच्छा आप लोगों को याद है आपने आपकी स्कूटी जो है आपकी फ्रेंडी को दी है, राइट माय डियर फ्रेंड्स? गौरव एकदम सही आपने कहा है. तो गौरव क्या आप मेरे रेगुलर बैच के भी स्टूडेंट थे? इस केस में जब आपने आपकी स्कूटी आपकी फ्रेंडी को दी है, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट anything in return from her. Yes or no guys? This is a contract of bailment. हाँ, किसी ने बोला व्हीकल सर्विसिंग को देना. यस शुभम, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बट इस बेलमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्योंकि आपने आपकी एक्टिवा सर्विसिंग को दी है. जैसे ही सर्विसिंग हो जाती है आपको आपके गुड्स मिल जाएंगे, बट यहां पे सर्विसिंग के चार्जेस भी लगेंगे ना. तो ये वो वाला बेलमेंट है जहां पे कंसिडरेशन है. हम तो क्या बात कर रहे हैं? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे जनरल रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस है और इन एक्सेप्शंस में है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जहां पे हम कह रहे हैं इवन इफ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. से आपकी फ्रेंड आज का क्लास मिस कर दी. अब ऐसे केस में जब आपकी फ्रेंड ने आज की क्लास मिस कर दी है, शी बोरोड योर नोट्स. हाँ वैसे ये अभी तो होता नहीं है, स्कूल के जमाने में होता था. अभी तो क्या यू ऑल फील दैट यू ऑल आर रियली वेरी स्मार्ट, सो यू ऑल डोंट रिक्वायर, यू ऑल आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक नोट्स, है ना? सही कहा ना? सही पहचाना ना आप लोगों को कि गलत पहचाना? तो अब जब आपने स्कूल टाइम में आपके फ्रेंड से नोट्स बोरो किए हैं, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. जैसे ही आप आपके नोट्स कंप्लीट कर लेते हो आप ये गुड्स को वापस से उसके पास लौटा देते हो. तो यहां पे इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट.
ये देखो, अगर आप चाहते हो ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, चैरिटी। चैरिटी, अब सुनो मेरी बात। जैसे गिफ्ट का था वैसे ही चैरिटी का भी है। Charity given does not require any consideration. Okay, charity given does not require any consideration. तो से फॉर एग्जाम्पल कोरोना के इस समय पे आपने क्या किया, 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए हैं, ओके, फॉर द मेकिंग ऑफ द वैक्सीनेशन और सप्लाइंग से ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऑब्वियसली जब आपने ये 10 लाख रुपए दिए हैं, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. Even if you are not expecting anything in return, this contract remains to be a valid contract. So charity given does not require any consideration. No consideration, no contract का ये है एक exception. But now listen to me, इसमें भी एक catch है. इसमें लॉ मेकर्स कहते हैं आपने चैरिटी देने का वादा किया है, आपने चैरिटी दी नहीं है, इट इज नॉट अ कंप्लीटेड चैरिटी, आपने चैरिटी देने का वादा किया है और क्या हुआ है, इसी वादे के ऊपर सामने वाले पार्टी ने कुछ खर्चा कर दिया है, तब जितना भी खर्चा किया है उतना पैसा अब आपसे रिकवरेबल है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Charity given does not require any consideration, but promise to give a charity, यहां पे सिर्फ गिफ्ट के बदले आप समझ लो वर्ड है charity. Promise to give a charity is not valid in the eyes of law because it is uncertain. But now you promise to give a charity, and on this promise there were certain expenses that were incurred. फिर जितना खर्चा किया है उतना खर्चा आप रिकवर कर सकते हो. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? ये देखो, एक केस में ऐसा ही हुआ था, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं. यहां पे क्या हुआ था, से एक भक्त थे और एक पुजारी जी थे. इसी भक्त ने इस पुजारी जी को प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि हे पुजारी जी, आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज फॉर द रिपेयर्स ऑफ दिस टेम्पल. ये टेम्पल जो है उसकी दीवारें अब खंडित हो रही है, खंडित हो रही है मतलब वो टूट रही है, तो उसी के रिपेयर्स के लिए मैं वादा करता हूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा. अब देखो जनरल रूल क्या बोलता है, प्रॉमिस टू गिव अ चैरिटी इज नॉट वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ. बट देखो क्योंकि ये भक्त ने 10,000 रुपए देने का वादा किया था, पुजारी जी ने 5,000 रुपए जो है उसका रॉ मटेरियल ला लिया फॉर द रिपेयर्स ऑफ द टेम्पल. ये 5,000 रुपए जो है फिर पुजारी जी इस भक्त से मांगते हैं और भक्त देने के लिए मना कर देता है, डिनाई कर देता है. क्वेश्चन ये अराइज होता है, कैन द पुजारी जी रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम दिस प्रॉमिसर, फ्रॉम दिस भक्त? कम ऑन, यू टेल मी. Will this Pujari ji be able to recover the amount? Come on, tell me. Fast, fast. I'm having tea, you all can have it, okay? I have no problem even if you are having some snacks while watching my lectures. Please excuse me for this. Okay. So बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है कि yes ma'am, this Pujari ji can recover the 5,000 rupees from the Bhakt. Why? Because ये promise ही ने ये liability जो incur की है, it was on the basis of the promise that this Bhakt had given to the Pujari ji about the contribution for the repairs of this temple. Yes or no guys? Yes. अच्छा, एक सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ. सपोज पुजारी जी 12,000 रुपए खर्चा कर देते हैं फॉर द रिपेयर्स ऑफ दिस टेम्पल. क्या पूरे के पूरे 12,000 रुपए इस भक्त से रिकवर किए जा सकते हैं? बोलो ना, क्या पूरे के पूरे 12,000 रुपए रिकवर किए जा सकते हैं? टेल मी.
सो यस, उर्वशी कह रही है नो मैम ओनली ₹10,000. इवन नंदनी सेड ओनली ₹10,000. संस्कार भी यस, वेरी गुड. इस केस में अगर आपने प्रॉमिस्ड अमाउंट से ज्यादा खर्चा किया है तो फिर प्रॉमिसर पूरे अमाउंट को देने के लिए लायबल नहीं रहेगा. वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, ही विल बी लायबल टू पे ओनली ₹10,000. क्या बात है, वेरी स्मार्ट यू ऑल आर यार. और एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है एंड दैट इज प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट. सबसे पहली बात तो व्हाट इज अ टाइम बार्ड डेट. ओके, एक एक्ट है जिसका नाम है द लिमिटेशन एक्ट 1963. एक एक्ट है जिसका नाम है द लिमिटेशन एक्ट 1963. इसी एक्ट में दिया गया है कि कोई भी डेट अगर आप रिकवर करना चाहते हो, व्हाट इज द टाइम लिमिट दैट यू हैव टू फाइल अ केस अगेंस्ट द अदर पार्टी टू रिकवर दिस डेट. एक्ट कहती है अगर दो पार्टीज के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, अगर दो पार्टीज के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स, हमारा ये जो क्रेडिटर है वो डेटर से ये पैसा रिकवर कर सकता है अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द टाइम द डेट बिकेम ड्यू. 3 साल तक अगर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया, देन ऐसे केस में आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दैट अमाउंट लीगली. यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर दैट अमाउंट लीगली. इसी डेट को फिर माना जाएगा एज अ टाइम बार्ड डेट. इसी डेट को फिर क्या माना जाएगा? एज अ टाइम बार्ड डेट. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल ये दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, और इसी ए ने बी को कुछ 10 लाख का लोन दिया था ऑन 1 January 2014. ठीक है, दिस पीपीटी इज योर बुक्स सो यू नीड नॉट राइट एनीथिंग. 1 January को ए ने बी को एक लोन दिया था 10 लाख रुपए का, एंड दिस लोन वॉज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो अब देखो, अगर 5 सालों के लिए ये लोन दिया है, 5 सालों के लिए ये लोन दिया है, मतलब पूरा 2014, पूरा 2015, 16, 17, पूरा 2018, 31 January 2018 तक आपका लोन का समय है. After which the amount will become due. So basically the amount will become due from the 1st of January 2019. The amount will become due from the 1st of January 2019. उस समय पे ना मिस्टर ए वॉज नॉट इन इंडिया, ही हैड गॉन समवेयर एल्स, ही वॉज ऑन अ वर्ल्ड टूर. 2019 में पूरे साल उन्होंने कुछ नहीं किया, 20 में कुछ नहीं किया, 21 में भी कुछ नहीं किया. अब देखो 1 January 2022 को दिस डेट बिकम्स अ टाइम बार्ड डेट. मतलब अब 1 January 2022 के बाद this person will not be able to legally recover any amount from Mr. B. Why? Because this debt has become a time barred debt. अब 2023 में मिस्टर ए इंडिया में आए. That time he demanded the amount to pay, demanded the amount from Mr. B. अब मिस्टर बी जो है बेचारा साफ इंसान था, गलत इंसान नहीं था. ठीक है, तब 2014 में पैसों की जरूरत थी तो पैसे बोरो किए, बट नियत बेचारी की खराब नहीं है. आज 2023 में जब ये डेट ऑलरेडी टाइम बार्ड हो चुका है, फिर भी बी जो है वो राइटिंग में वादा करते हैं कि आई विल गिव यू दिस 10 लाख रुपीस. अब देखो, आज जो बी ने वादा किया है ए को 10 लाख रुपए देने का, उसके बदले में ए बी को कुछ नहीं देने वाले हैं. आप लीगली देखो, लीगली सोचो, 1 January 2022 को डेट टाइम बार्ड हो गया. क्योंकि डेट टाइम बार्ड हो गया, लीगली देयर वाज नथिंग दैट ए हैड गिवन टू बी. कानून की आंखों से देखो, कानून की आंखों से देखो. अब वो टाइम बार्ड हो गया है,
उसका किस्सा कानून की आंखों में खत्म हो चुका है। फिर भी 2023 में बी ए को वादा कर रहा है कि वो उसको 10 लाख रुपए देगा। वो भी वादा राइटिंग में किया जा रहा है, साइन की जा रही है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। बी ने ए को वादा किया है 10 लाख रुपए देने के लिए। आज के जमाने में देयर इज नो कंसिडरेशन दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। स्टिल प्रॉमिस टू रीपे अ टाइम बार्ड डेट is considered as a valid contract और आज वापस से कंसिडरेशन रीफ्लो होने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट याद रखना, ये जो वादा है इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस। प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। Any doubts, my dear friends? Yes, Vishwas, he will have to pay it back to Mr. A if he promised to give it in writing and he has signed on it. Bharat, what is your doubt? You are saying, ma'am, point is not clear. आपने नो लिखा है, आपका कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो ना, नो मत लिखो। कशिश पूछ रही है, मैम अगर केस उल्टा होता, बी कहीं फॉरेन कंट्री में होता और उसने टाइम बार्ड डेट को पे नहीं किया। देखो सुनो, टाइम बार्ड डेट कब होता है? आफ्टर 3 years ऑफ ड्यू डेट। तो अगर वो अब्रॉड है, ए कैन ऑलवेज आस्क द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर बी, है ना कशिश? तो यहां पे अगर वी आर नॉट एबल टू रीच हिम एंड ही इज नॉट पेइंग द अमाउंट, यू कैन ऑलवेज फाइल अ केस। और एक बार केस फाइल हो जाता है फिर कोई टेंशन नहीं है, देन द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड। यस, 2023 में आप वापस से राइटिंग में दोगे, वापस से आप राइटिंग में दोगे दैट आई प्रॉमिस टू पे 10 लाख रुपीज टू यू फॉर द डेट दैट हैज बिकम टाइम बार्ड एंड यू विल साइन इट। किसी ने पूछा है, सीरी एलिजाबेथ, मैम इफ मिस्टर बी हैज नॉट प्रॉमिस्ड एंड नॉट साइन देन व्हाट अबाउट द लोन? तो अगर बी ने ना ही प्रॉमिस किया, ना ही राइटिंग में दिया, ना ही साइन किया, अनफॉर्चुनेटली ए विल नॉट बी एबल टू रिकवर द लोन अमाउंट फ्रॉम मिस्टर बी। यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट। इट इज अ टाइम बार्ड डेट। अब आपके लीगल राइट्स भी खत्म हो चुके हैं। अब इस अमाउंट के लिए आपके पास कोई भी एक्शन नहीं होगा। ए के लिए बैड डेट लॉस हो जाएगा। ए के लिए क्या हो जाएगा? बैड डेट लॉस। अच्छा, भरत कह रहा है नो डाउट। अच्छा, नो मतलब नो डाउट। ओके ओके, गॉट इट। सो आई थिंक योर डाउट्स आर क्लियर रिलेटिंग टू दिस टाइम बार्ड डेट। तो देखो यहां पे देर आर 7 cases, 7 cases. Even when there is no consideration, still the contract remains to be a valid contract. No consideration, no contract के 7 exceptions होने चाहिए। निशान पूछ रहा है, मैम 2023 में जो मिस्टर बी ने राइटिंग में दिया है वो भी 3 years के लिए टाइम बार्ड डेट होगा। सुनो मेरी बात, जैसे ही 3 साल खत्म हो जाते हैं डेट टाइम बार्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसी टाइम बार्ड डेट को रीपे करने का आप वादा राइटिंग में दे रहे हो, है ना? अलीशा कह रही है, मैम टाइम बार्ड डेट से पहले केस फाइल किया, अगर देखो टाइम बार्ड डेट होने के बाद आप केस फाइल कर ही नहीं सकते हो। वही तो मैं कह रही हूं, यू कैन ओनली फाइल अ केस अप टू 3 years फ्रॉम द टाइम द डेट इज ड्यू। 3 साल के बाद डेट टाइम बार्ड हो जाता है। टाइम बार्ड हो जाता है मतलब आपके लीगल राइट्स जो है
अब खत्म हो गए रिलेटिंग टू द रिकवरी ऑफ द डेट। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, केस भी फाइल नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हो कि वो बंदा अच्छा निकले और खुद होके राइटिंग में प्रॉमिस कर दे, साइन कर दे कि मैं आपको ये पैसा दे रहा हूं, नहीं तो समझ लेना ये पैसा आपका डूब गया, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, टाइम बार डेट के बाद अगर प्रॉमिसी वादा करता है पैसे देने के लिए राइटिंग में साइन करते हुए, तो ही पैसा रिकवर किया जा सकता है, अदरवाइज मिस्टर ए विल नॉट बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर बी। है ना? अब सुनो मेरी बात। सेवन केसेस है जहां पे इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन से 7 केसेस? 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। Two parties are in a near relationship. They have natural love and affection. Contract is in writing and it is registered under law. Even if there is no consideration, the contract is a valid contract. Past voluntary services. Past में आपने voluntarily कुछ किसी को services दिए जिसके बदले में आज आपको consideration दिया जा रहा है. Such a contract is a valid contract. Time bar debt. Already debt time bar हो चुका है, फिर भी आप प्रॉमिस कर रहे हो उसको रीपे करने के लिए. इसके लिए अब वापस से कंसिडरेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एंड एजेंसी. कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड चैरिटी गिवन डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन. एंड लास्ट, बेलमेंट में अगर कंसिडरेशन ना है तो भी कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इन्हीं 7 पॉइंट्स को लर्न करने के लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है. ये देखो, ये मेमोरी टेक्निक क्या कहती है. पास्ट में मतलब हो सकता है 11th स्टैंडर्ड में जब आप नए नए कॉलेज में आए, आपने जो टाइम पास के लिए लव किया था, है ना, पास्ट में आपने जो टाइम पास के लिए लव किया था, अरे अनफॉर्चुनेटली आपका 11th स्टैंडर्ड कोरोना में गया क्या? नहीं, 12th गया. 11th फॉर्चुनेटली ऑल वर एबल टू अटेंड द कॉलेज. गुड. पास्ट में जो आपने टाइम पास के लिए लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में बेल मिला था, उसको आपने एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे दिया. पास्ट में आपने जो टाइम पास के लिए लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में क्या मिला था, एक बेल मिली थी, उसको आपने आज क्या किया, एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे दिया है. तो देखो, पास्ट इज फॉर पॉइंट नंबर 2, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. टाइम इज फॉर पॉइंट नंबर 3, टाइम बार डेट को रीपे करने का प्रॉमिस. Love is for point number 1, love, natural love and affection. Gift is for point number 5, completed gift. Bail is for bailment, point number 6. Agent is for agency and charity is for charity. मैं चाहती हूँ एक चिट्ठी आप लोग जानते हो ना, स्टिक नोट्स आप ले लो और ये मेमोरी टेक्निक वहां पे चिपका दो. क्या कहती है मेमोरी टेक्निक? पास्ट में आपने जो टाइम पास के लिए लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में क्या मिला था, बेल, आज आप उसको एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे रहे हो, है ना. प्लीज राइट डाउन दिस मेमोरी टेक्निक. और आज आपका होमवर्क होगा, ये सातों भी पॉइंट्स विथ 1 सेंटेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होगा. एंड प्लीज आफ्टर आई कम टू क्लास टुमारो यू कैन सेंड मी द फोटोज ऑफ योर होमवर्क. अभी होमवर्क दे रही हूं, इसका ये मतलब नहीं है क्लास की छुट्टी हो गई. हाँ, are you all done with the writing of the memory technique?
सो आई गेस यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट. पास्ट में जो आपने टाइम पास के लिए लव किया था, जिसको आप जिसमें आपको गिफ्ट में क्या मिला था, बेल मिला था, आज आप क्या कर रहे हो, उसी बेल को एजेंट के द्वारा चैरिटी में दे रहे हो. सिंपल. Okay, I'll just message Raj sir. So please come on, last time tell me what are the 7 cases wherein even if there is no consideration, the contract is a valid contract. Come on, tell me. Past में जो आपने टाइम पास के लिए लव किया था, okay, जिसमें आपको क्या हुआ था, गिफ्ट में बेल मिली थी, आज आप एजेंट के द्वारा उसको चैरिटी में दे रहे हो. तो पास्ट इज फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, टाइम इज फॉर टाइम बट डेड, लव इज फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट इज फॉर कंप्लीटेड गिफ्ट, बेल इज फॉर बेलमेंट, एजेंट इज फॉर एजेंसी एंड चैरिटी इज फॉर चैरिटी. वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स. तो आपका होमवर्क मैं वापस से रिमाइंड कराना चाहती हूं. सुनो ना, ये सातों के सातों एक्सेप्शंस आपको लिखने हैं आपके नोटबुक में अलोंग विथ वन सेंटेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन. याद रखना, आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइक इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स कि एक सवाल 4 गोले, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद अटेम्प्ट दे दो. आपका अकाउंट्स और लॉ जो है इट इज इन राइटिंग. यू हैव टू राइट डाउन द आंसर विदाउट लुकिंग इन टू योर बुक. लर्न इट एंड राइट इट डाउन एंड टुमारो यू हैव टू शो इट टू मी. ओके, राज सर को मैंने मैसेज किया. टिल द टाइम ही इज गिविंग मी द रिप्लाई, क्या हम 5 मिनट दूसरा कुछ कर सकते हैं? नहीं, दूसरा कुछ करते हैं. मैं आपको पूछ रही नहीं हूं, मैं बोलती हूं आपको. चलो आ जाइए, यहां पे आ जाओ, यहां पे. लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन. लीगल रूल्स राज सर का व्हाट्सएप बंद है. चलो 5 मिनट तो सिखा देती हूं मैं. लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन. ठीक है, इसमें कुछ इजी पॉइंट्स है, वो इजी पॉइंट्स मैं आप लोगों को कराना चाहती हूं. पहले 2 पॉइंट्स को छोड़ दो. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसोर एंड कंसिडरेशन मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी कल. आप ये कुछ इजी पॉइंट्स पे आ जाओ. एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन पे आ जाओ. एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन पे प्लीज आ जाइए. एग्जीक्यूटेड का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूटेड मतलब पास्ट टेंस. एग्जीक्यूटरी का क्या मतलब होता है? कि अभी तक कुछ करना बचा हुआ है. तो ये पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट है. ये पॉइंट बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो कहता है कंसिडरेशन जो है इट कैन बी एग्जीक्यूटेड और इट कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटरी इन नेचर. जस्ट 1 सेकेंड. Okay, I just had a word with Raj sir.
तो राज सर ने बताया उन्होंने आज के लिए शायद से आपको कोई टास्क दिया है जो आपको कंप्लीट करना है. सो यू हैव नो मैथ्स क्लास, व्हिच मींस आई कैन टेक एक्स्ट्रा क्लास. आ जाइए, चलो, कम ऑन. रोहित, आपके सवाल का जवाब मैंने शायद लास्ट सेशन में ही दिया था. वो पूछ रहा है कि मैम क्या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या बुक की लैंग्वेज में ही लिखना जरूरी है. माय अदर क्लास स्टूडेंट्स विल गिव द आंसर टू यू, रोहित. ओके, एंड प्लीज रोहित, प्लीज अटेंटिवली अटेंड माय लेक्चर्स. इन सवालों का जवाब मैंने उसी दिन कह दिया था और मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी बच्चा ऐसे सवाल मुझे पूछेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगी. चलो चलो, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो 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 हैप्पी. कम ऑन. आज मैं पूरा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट करने वाली हूं. मैं लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन पढ़ाने वाली हूं. फिर मैं आप लोगों को कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक दूंगी और फिर मैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ाने वाली हूं. ठीक है, देखा रोहित, गौरव ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है और साथ साथ में दूसरे गौरव ने भी आपका जवाब दे दिया है. दोनों गौरव ने आपका जवाब दे दिया है. अच्छा, सर ने कुछ लेक्चर अपलोड किया है, वो देखने के लिए समय दिया है क्या? ओ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. एटलीस्ट लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन कंप्लीट कर ले. तो फिर बाद में ब्रेक देने का और कंटिन्यू करने का सवाल नहीं आएगा. मैं क्या करती हूं, सुनो ना मेरी बात. आई डिडंट नो कि सर ने अपलोड किया है लेक्चर और आपके अकाउंट्स की क्लास भी है, ठीक है ना. तो मैं क्या करती हूँ, सुनो ना, लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन पूरा कंप्लीट कर देती हूँ. इसमें देखो सिर्फ 8 ही पॉइंट्स है. तो कल एक ही टॉपिक बचता है एंड दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो कल क्या हो जाएगा ना, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ हमारा जो यूनिट नंबर 1 का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, वो चीज कंबाइन करके 1 और 2 फिर टोटली कल कंप्लीट हो जाएगा. फिर परसों से हम यूनिट नंबर 3 शुरू कर सकते हैं ना, दैट वुड बी बेटर. सो एटलीस्ट लीगल रूल्स में पढ़ाना चालू करती हूं. तो देखो, पॉइंट नंबर 3 से मैंने शुरुआत की थी. पॉइंट नंबर 3 से, पॉइंट 3 क्या कहता है, कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड और इट कैन बी एग्जीक्यूटरी इन नेचर. अगर आपने दोनों भी पार्टीज ने, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, जो भी कंसिडरेशन मूव होना था वो हो गया है, तो माना जाएगा आपका जो कंसिडरेशन है दैट इज एन एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. ओके, बट अगर आपके कंसिडरेशन का कुछ काम पेंडिंग है, इट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. तो देखो, कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन प्रॉमिस ऑफ एक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड. When it consists in promise, it is said to be executory. Act मतलब क्या, यहां पे इसने गाड़ी दे दी, देने का एक्ट हो गया. यहां पे इसने पैसे दे दिए, यहां पे पैसे का एक्ट हो गया. हो गया, जिसको जो कंसिडरेशन मिलना था वो मिल गया. इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. बट अगर आपका कंसिडरेशन देना या मिलना बाकी है, सिर्फ वादा है, अभी मैंने कार दे दी बट अभी तक पैसा आना बचा हुआ है, उसने वादा किया है कि वो अगले महीने की 10 तारीख को पैसा देगा. इट्स अ प्रॉमिस, इट इज स्टिल अ प्रॉमिस. सो उसको कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. तो देखो, कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड and when it consists in promise it is said to be executory in nature. Point number 4 कहता है, consideration may be past, it may be present or it may be future. Consideration may be past, it may be present or it may be future in nature. What does this mean? Consideration may be past. अभी मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था जब हम एक्सेप्शंस देख रहे थे. आपने पास्ट में उस बच्चे को बचाया था समुद्र में डूबने से, जिसके लिए आज सेठ जी कह रहे हैं कि हे बच्चा, आई एम विलिंग टू गिव यू 5 लाख रुपीज बिकॉज गोवा के इस एपिसोड के वजह से मुझे रियलाइज हुआ है दैट आपने कितना कुछ बचाया है.
आज मुझे आपको 10 लाख रुपए देने हैं, ये जो कंसिडरेशन है, दिस इज अ पास्ट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट. जैसे आज आप किराना की दुकान में गए, आपने 10 रुपए दिए और चिप्स का पैकेट लिया. 10 रुपए दिए, चिप्स का पैकेट लिया. 10 रुपए दिए, चिप्स का पैकेट लिया. दिस इज व्हाट इट इज, प्रेजेंट कंसिडरेशन. एंड कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी फ्यूचर इन नेचर. फ्यूचर मतलब क्या, यहां पे अब आप क्या कर रहे हो, आपने क्रेडिट सेल्स किया है. जियाना, डोंट डू दैट. कम हियर. You're moving the camera. Consideration can also be future. Future मतलब क्या, जी हाँ ना, प्लीज कैमरा को इस साइड शिफ्ट करो, कैमरा को शिफ्ट करो. जैसे अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया है, देखो कैमरा शिफ्ट हो गया बेटा, बस. अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया, यू कैन कम हियर, से हाई टू द स्टूडेंट्स, कम हियर. Come, say hi to my students. अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट सेल्स इज नथिंग बट इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन, जहां पे आज आपने पैसे, आपने गुड्स दे दिए हैं, बट पैसे 1 महीने बाद मिलने वाले हैं. आज आपने गुड्स दे दिए हैं, बट पैसे आपको 1 महीने बाद मिलने वाले हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन. शर्मा रही है वो, नहीं आ रही है. शी स्टैंडिंग नियर द कैमरा बट शी इज नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. अभी आप लोग नए नए हो ना, उसके लिए, इसलिए. जियाना, यू वांट टू कम एंड से हाई टू माय स्टूडेंट्स? नो. Yes, she's not in a mood right now. I told her, but शर्मा रही है वो. कोई बात नहीं. इतने शैतान हो आप लोग, डर जाएगी आपको देख के. आ जाओ. तो देखो, कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड और इट कैन बी एग्जीक्यूटरी. इट कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन ऑल्सो बी फ्यूचर इन नेचर. पॉइंट नंबर 5, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट नंबर 5 कहता है कंसिडरेशन need not be adequate. Consideration need not be adequate. Consideration need not be adequate. Okay, so consideration need not be of any particular value. It need not be approximately of equal value with that of the promisor, what he is exchanging in return. तो जैसे कि say for example, आई ऑफर्ड यू, क्या आप मेरा ये आईफोन 50,000 में खरीदना चाहते हो? वैसे तो ये आईफोन की कीमत 1,08,000 है, बट फिर भी मैं ये फोन आपको 50,000 में देने का ऑफर कर रही हूं. यहां पे कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट. बट देखो, आप मेरे स्टूडेंट हो, यू आर स्पेशल टू मी, सो ऑब्वियसली आई डू नॉट वांट टू सेल इट टू यू एट द मार्केट वैल्यू, है ना. सो फॉर मी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आवर रिलेशनशिप ओवर द मनी दैट आई एम गेटिंग इन रिटर्न. तो ऐसा हो सकता है 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट, बट इससे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होता है. इससे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होता है. इससे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देखो, okay, so consideration need not be adequate. Getting this or no, my dear friends? Okay.
गौरव कह रहा है मैम 40,000 में डन करते हैं, आप हर रोज आईफोन बेचने की बात करते हो। मैंने पहले भी कहा ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट, consideration cannot be of a thing which one is legally bound to perform. Yes, it's a very important point. तो सुनो ना मेरी बात, आप ऐसी कोई चीज जो व्यक्ति वैसे भी लीगली बाउंड है करने के लिए, उस चीज के लिए आप कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकते हो। जो काम करने के लिए पर्सन ऑलरेडी बाउंड है लीगली, वही काम करने के लिए वो व्यक्ति ओवर एंड अबव whatever he is getting cannot demand anything. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल से आपका पासपोर्ट गुम गया, सो यू वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज एन FIR. ओके, अब पुलिस कहती है मेम साहब मैं आपका FIR लॉन्च करूंगा बट मुझे 5,000 रुपए दीजिए। अब देखो, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है he should register the FIR, जिसके लिए गवर्नमेंट उनको पैसा ऑलरेडी दे रहा है। वही काम करने के लिए द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट डिमांड इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम मी। सो यू कैन नॉट आस्क फॉर कंसिडरेशन फॉर अ थिंग विच यू आर लीगली बाउंड टू डू। अगर ये आपने किया है, इट इज नॉट वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। ओके, ये चीज लीगली वैलिड नहीं है। ओके, अनदर एग्जाम्पल कुड बी कि कोई कोर्ट का विटनेस है। अब विटनेस अपनी गवाही देने के लिए और पैसे नहीं मांग सकता। ही इज लीगली बाउंड टू गिव हिज स्टेटमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो यू कैन नॉट आस्क फॉर कंसिडरेशन फॉर अ थिंग विच यू आर लीगली बाउंड टू डू। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। ये तो कितना इजी पॉइंट है यार, कितना इजी पॉइंट है। मैं आपको कह रही हूं आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज, मेक दिस डेड पर्सन अलाइव। दिस इज नॉट पॉसिबल। और आई विल गिव यू 90 लाख रुपीज, प्लीज फाइंड सम ट्रेजर बाय मैजिक। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज इल्यूजनरी, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है बिकॉज कंसिडरेशन हैज टू बी रियल इन नेचर। और एक आखिरी पॉइंट है जो बहुत इजी पॉइंट है, आखिरी नहीं एक्चुअली, पहले 2 पॉइंट्स हमारे बचे हुए। 8th पॉइंट है जो कहता है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इट मस्ट नॉट बी इमोरल और इट मस्ट नॉट बी ओपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये चीज भी आप जानते हो। सो आपका जो कंसिडरेशन है, इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब समथिंग दैट लॉ मेकर्स हैव प्रोहिबिटेड। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपने कहा है मैं ये घर आपसे खरीदना चाहती हूं बट घर के बदले में आई विल गिव यू ड्रग्स, कोकेन सप्लाई करोगी। ड्रग्स में डील करना, क्या ये लीगली अलाउड है? इट इज अनलॉफुल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है बिकॉज आपने कंसिडरेशन के लीगल रूल्स फॉलो नहीं किए। कंसिडरेशन शैल ऑल्सो नॉट बी इमोरल इन नेचर। इमोरल मतलब क्या? समथिंग विच इज अगेंस्ट योर मॉरल्स। मॉरल्स मतलब आपके वसूल। ओके, इट इज अगेंस्ट योर मॉरल्स, ऐसा भी आपका कंसिडरेशन नहीं हो सकता। जैसे कि यू गेव योर हाउस ऑन रेंट फॉर गैम्बलिंग पर्पस, सो दिस इज नॉट अलाउड लीगली and it must not be opposed to public policy. Basically public ने जिसको गलत कहा है वैसी consideration आपका नहीं हो सकता है। इस बारे में opposed to public policy यूनिट नंबर 3 में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। करंटली देखो आपके 6 पॉइंट्स हुए। 1, कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। Okay, consideration cannot be of a thing which one is legally bound to perform. Consideration must be real. It cannot be illusionary. It cannot be immoral
और इट कैन नॉट बी अनलॉफुल इन नेचर. अब लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं जिसके बाद आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे. कौन से 2 पॉइंट्स है? सबसे पहले कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसोर. ये तो कितना कॉमन पॉइंट है, आप लोग जानते हो. So consideration must be offered by the promisee at the desire or at the request of the promisor. Yes or no guys? तो यही तो चीज होती है, ये तो जनरली होता है. तो प्रोमिसोर के डिजायर पे ही कंसिडरेशन जो होता है वो मूव ऑन करता है. बट पॉइंट नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडरेशन कैन समटाइम्स ऑल्सो मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी. और इसी के लिए एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, और इसी केस लॉ का नाम है चिनैया वर्सेस रमैया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ. कंसिडरेशन में मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी. यहां पे देखो क्या हुआ है, सुनो ना मेरी बात. What has happened in this particular case? There was a mother and a daughter. There was a mother and a daughter. और यही मदर जो है, अनफॉर्चुनेटली शी वॉज ऑन हर डेथ बेड. मतलब बिल्कुल उनकी हालत ठीक नहीं थी, एंड इट माइट हैपन दैट शी वुड डाई एनी मोमेंट. अब ये जो मदर है वो अपनी बेटी से कुछ कहती है. हे बेटी, तू वादा कर कि मेरे मरने के बाद हर साल तू मासी को कुछ एक अमाउंट देगी. अगर तू ये वादा करती है, आई विल प्रॉमिस यू दैट जो भी मेरे नाम की प्रॉपर्टी है वो मैं तेरे नाम पे कर लूंगी. देखो वापस से यहां पे क्या हुआ है, द मदर वॉज ऑन हर डेथ बेड, और मदर जो है अपनी बेटी को कह रही है, हे बेटी तू वादा कर. तो बेटी प्रॉमिसर है यहां पे कि मेरे मरने के बाद हर साल तू मासी को ये एक्स अमाउंट देगी. अगर तू ये वादा करती है, देन इन रिटर्न आई प्रॉमिस यू कि मेरे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैं तेरे नाम पे कर देती हूं. तो बेटी ने मासी को ये एन्युटी देने का वादा कर दिया, और जैसे ही बेटी ने मासी के नाम पे एन्युटी देने का वादा किया, मां ने भी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेटी के नाम पे ट्रांसफर कर दी. आफ्टर फ्यू मंथ्स द मदर एक्सपायर्ड. मम्मी की डेथ के बाद कुछ समय के लिए द डॉटर गेव द एन्युटी टू हर आंट, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम शी स्टॉप्ड गिविंग दिस एन्युटी टू हर आंटी. जैसे ही उसने आंटी को ये पैसा देना बंद कर दिया, आंटी फाइल्ड केस अगेंस्ट दिस डॉटर. आंटी का नाम था चिनैया और वो डॉटर का नाम था रमैया. आंटी फाइल्ड केस अगेंस्ट दिस डॉटर कहते हुए, हे जज साहब देखो, इसने वादा किया था अपनी मम्मा से कि ये मुझे एन्युटी देगी, और अब ये एन्युटी नहीं दे रही है. तो अब सवाल ये उठता है, इज दिस आंट एलिजिबल टू गेट दिस एन्युटी on the basis of the contract which was entered between the mother and the daughter? Come on, tell me, I'm waiting for answers. Is the aunt eligible to get the amount of annuity on the basis of the contract entered between the mother and the daughter? Come on, tell me.
Very good. All of you all have given me the correct answer, but the first student who gave me the answer along with the reason is Gayatri. Yes, because she is the beneficiary of the contract. फिर Ricky जिसने कहा है yes ma'am because she is the beneficiary of the contract. Very good Ricky, Gayatri and Kajal and Shivani. I am so proud of you, even Srishti. So yes my dear friends, this Masi was eligible to receive the amount. Why? Because she was a beneficiary to the contract. वैसे ये केस लॉ जो है मैं वापस से आपको कल भी रिफर करने वाली हूं when I will teach you all the exceptions to the general rule, privity of contract, जहां पे even if Masi is not a party to the contract, still she can sue upon it. यहां पे ये केस मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहां पे देखो ना, कंसिडरेशन इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, इट इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द मदर. मदर कह रही है डॉटर को कि अगर तू ये वादा करती है तो मैं तुझे प्रॉमिस करती हूं प्रॉपर्टी तेरे नाम पे करने के लिए. जनरली इट इज द अदर वे राउंड. जनरल रूल कहता है दैट any consideration usually moves at the desire of the promisor, but it may happen in certain cases जैसे चिन्नैया और रमैया के केस में हुआ that the consideration is moving at the desire of the promisee. तो एक बार मैं क्या करना चाहती हूं, ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स रिवाइज करना चाहती हूं, साथ ही साथ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस को रिवाइज करना चाहती हूं, एंड देन आई विल कॉल इट एन ऑफ फॉर टुडे. तो देखो, कंसिडरेशन मतलब एनीथिंग दैट यू आर गेटिंग इन रिटर्न, इसी का लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो. जनरल रूल कहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए यू रिक्वायर कंसिडरेशन, बट इवन इफ यू डू नॉट हैव कंसिडरेशन माय डियर फ्रेंड्स, सच देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस व्हेन इन द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, अब सुनो मेरी बात. What are the points wherein even if there is no consideration, still the contract remains to be a valid contract? इसकी मेमोरी टेक्निक है. क्या आप बोल सकते हो पास्ट में जो आपने टाइम पास के लिए लव किया था, जिसमें आपको गिफ्ट में बेल मिली थी, अब आप क्या करो, एजेंट के द्वारा उसको चैरिटी में दे रहे हो. पास्ट इज फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम इज फॉर टाइम बार्ड डेट, love is for natural love and affection, gift is for completed gift, bail is for bailment, agent is for agency, and charity is for charity. In 7 contracts mein, even if there is no consideration, still the contract remains to be a valid contract. आपका होमवर्क है कि ये सातों भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं along with the explanation. अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कराया था आज, दैट वाज रिलेटिंग टू द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन. जनरल रूल बोलता है कंसिडरेशन यूजुअली मूव्स एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट इट मे मूव एट द डिजायर ऑफ द promisee. Consideration can be executed or it may be executory. It may be past, it may be present, it may be future. Consideration adequate होना जरूरी नहीं है. Consideration cannot be of a thing which you are legally bound to do. Consideration has to be real. It cannot be illusionary, and it cannot be unlawful, and it cannot be immoral in nature. So these are the points that I have taught to you all. बाकी का चैप्टर हम करेंगे कल. So thank you very much. See you all tomorrow. Bye bye guys. Take care. Keep learning. Stay inspired. See you tomorrow.